हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। आज से हम शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की। तो किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया, धीरे धीरे किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो इसको हम बेसिकली शुरू करेंगे 1700 AD से, जिससे आपकी पॉलिटी में एक अच्छी से थिंकिंग बन जाए, अच्छे से एक समझ बन जाए इसमें कि किस तरीके से सारी घटनाएं हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1700 AD में। तो 1700 AD में जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, वो था मुर्शीद कुली खां। यानी कि बंगाल का जो फर्स्ट नवाब था, पहला नवाब, वो था मुर्शीद कुली खां। यहाँ पे बंगाल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उस समय 1700 AD में बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये जो तीन क्षेत्र थे, ये बहुत ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र हुआ करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों का जो अधिकार था यहीं पे ज़्यादा था। तो उस समय जो सबसे पहला बंगाल का नवाब था वो था मुर्शीद कुली खां, और इसी ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी। मुर्शिदाबाद, ठीक है, यानी कि मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी, और यही बंगाल का सबसे पहला नवाब था। अब उसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद अगला नवाब हुआ शुजाउद्दीन। ठीक, फिर इसके बाद हुआ अगला नवाब सरफराज खां। इनके टाइम पीरियड से आपको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, केवल इनके बारे में थोड़ा जानना है कि आपकी थिंकिंग इसके प्रति अच्छी खासी हो जाए। इसी सरफराज खां का जो सेनापति था, जो कमांडर इन चीफ था सेनापति, वो था अलीवर्दी खां। ठीक है, लेकिन ये जो अलीवर्दी खां है ये स्वयं नवाब बनना चाहता था। इसलिए 1740 ईस्वी में 1740 में सरफराज खां और इस अलीवर्दी खां के बीच में युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध, बैटल ऑफ घेरिया। ठीक है, बैटल ऑफ घेरिया, घेरिया का युद्ध होता है। या किसके किसके बीच में? एक था इसमें सरफराज खां, और उसके बाद इसमें था एक अलीवर्दी खां। ठीक है, तो अलीवर्दी खां ये क्या करता है, इस युद्ध में जीत जाता है और इस सरफराज खां की हत्या कर देता है। उसके बाद जो बंगाल का अगला नवाब हो जाता है वह हो जाता है अलीवर्दी खां। इस समय बात करें, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तो उस समय जो अंग्रेज थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, यह भारत में व्यापार करने तो आए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका भारत पर क्या हो रहा था, कब्जा हो रहा था, और ये अपनी मनमानी कर रहे थे। इनके अलावा और भी अन्य दूसरे देशों के थे, जैसे फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी भी अपना व्यापार चला रहे थे, और धीरे धीरे वो भी सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय अलीवर्दी खां जो था, यह समझ गया था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये भारत में केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, ये क्या करने हैं, कब्जा करने आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी थे, ये जहाँ जिस क्षेत्र में व्यापार करते थे, इसके चारों तरफ ये कर रहे थे किलाबंदी, यानी कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए और अपनी सेना तैनात करने के लिए यहाँ पर ये ऊपर किले पर तोपें भी लगा देते थे। तो अपनी सेना वना रखने के लिए और सुरक्षित खुद को रखने के लिए ये धीरे धीरे उन क्षेत्रों की किलाबंदी करा रहे थे। तो उस समय अलीवर्दी खां ही पहला शासक था जो अंग्रेज़ों के इन मंसूबों को, इन उद्देश्यों को समझ चुका था, और इसी ने अंग्रेज़ों को मधुमक्खियों के समान बताया। मधुमक्खियों के समान, यानी कि पहले मधुमक्खियों के समान बताने का मतलब ये है कि पहले मधुमक्खियाँ जिस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके आती हैं, उसके बाद पूरा का पूरा झुंड लगा करके और किसी चीज़ के ऊपर अपना कब्जा जमा लेती हैं। ठीक है, और ये बहुत विषैली भी होती हैं, अगर ज़्यादा मधुमक्खियाँ काट लें तो किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। उसी तरीके से ये अंग्रेज भी हैं, तो ये धीरे धीरे अपना सारा का सारा कब्जा जमा रहे हैं भारत पर। और इसी के बाद जस्ट इस अलीवर्दी खां के बाद जो भारत का अगला नवाब हुआ वो हुआ सिराजुद्दौला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जो सिराजुद्दौला, ये जो राजा रहा, ये 1756 से और 1757 तक ये राजा था। ठीक है, अब ये जब सिराजुद्दौला
नवाब हुआ बंगाल का, तो इसने इन फ्रांसीसियों को, यानी कि ब्रिटिशर्स को और फ्रांसीसियों को, ये दोनों जो किलाबंदी कर रहे थे, इनको इसने मना किया कि तुम अपने क्षेत्रों की, तुम व्यापार करने आए हो तो केवल व्यापार करने से मतलब रखो, उन क्षेत्रों की किलाबंदी मत करो। लेकिन इनमें से जो ये फ्रांसीसी थे, ठीक है, वो फ्रांसीसी तो मान गए, उन्होंने किलाबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये किलाबंदी करने से नहीं माने, इन्होंने किलाबंदी करना अपना जारी रखा और अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते रहे। इससे गुस्सा हुआ सिराजुद्दौला और इसने 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को इस फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में है, इसी जगह से 146 अंग्रेज़ों को किडनैप कराया। यानी कि 146 अंग्रेज़ों को इसने उठवा लिया वहाँ से और इन्हें ले जा कर के एक छोटे से, बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पर घुटने भर पानी था, ठीक है, और कहीं से हवादार चीज़ें भी नहीं थी, हवा आने लायक भी नहीं थी। तो इस तरीके से एक छोटे से कमरे में बंद हो करके, और उसमें से 123 अंग्रेज थे, 123 ब्रिटिशर्स थे, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, और उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, ठीक है। तो ये जो घटना है 20 जून 1756 की, जो कि सिराजुद्दौला ने इन अंग्रेज़ों को, 146 अंग्रेज़ों को किडनैप कराया था, इस घटना को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम से उठवाया और उन्हें ले जाकर के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पर घुटने भर पानी था और वहाँ पे हवा आने लायक जगह अभी नहीं थी। उसी में दब करके 123 अंग्रेज़ थे, उनकी मौत हो गई और 23 अंग्रेज़ जो थे वो जिंदा बचे थे। और इन्हीं 23 अंग्रेज़ों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल, इसने क्या किया कि जब ये जिंदा बाहर आया तो उस समय जो बंगाल का शासक था वो था, अंग्रेज़ों की तरफ से वो बंगाल का शासक था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया कि अपने उस अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को पत्र लिखा और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताया कि हम लोगों को किडनैप किया गया और इतने लोग हम लोगों में से मारे जा चुके हैं और इतने लोग जिंदा बचे हैं। उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों के कारण जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था यह आया और उसके बाद सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है। यानी कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। ये जो प्लासी वर्ड है, प्लासी, इसको अंग्रेज़ों ने प्लासी बनाया है, ये पहले वहाँ का पलासी वर्ड था, बंगाल का पलासी वर्ड था। पलासी मतलब वहीं पे पलास के फूल पाए जाते थे, ठीक है, पलास के फूल, और ये पलास के फूल लाल लाल होते थे, इसीलिए इनसे गुलाल बनाया जाता है, जो कि होली के अवसर पे बेसिकली यूज किया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्लासी कर दिया। तो वो ये युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इसके साथ साथ सिराजुद्दौला के साथ साथ इसमें, इसके युद्ध में मीर जफ़र भी था, ठीक है, मीर जफ़र, और उसके इसका सेनापति और एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम था राय दुर्लभ, ठीक है। अब होता यूँ है कि जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ये मात्र अगर हम बात करें तो इसमें होता यूँ है कि ये जो मीर जाफ़र इसका सेनापति था वह जा कर के और इस रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल जाता है, और जो इसका ये एक और व्यक्ति है जो राय दुर्लभ, ये भी रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव की तरफ ये दोनों हो जाते हैं और सिराजुद्दौला अकेला हो जाता है, इसलिए सिराजुद्दौला हार जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, इसको मार दिया जाता है और जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव। अगर इसके हार के कारणों की बात करें तो इसके हार के दो कारण थे। पहला तो मीर जफ़र और जो राय दुर्लभ था, ये दोनों, यानी इन दोनों ने
अंत में चल करके मीर जफर और राय दुर्लभ दोनों मिल गए किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। एक तो पहला रीज़न ये था। अगला रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों के पास उस समय बंदूकें थी, गन्स थी, और जो सिराजुद्दौला के सैनिक थे उनके पास तलवारें थी। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी युद्ध का एक बड़ा सा कारण था। ठीक है, और ये युद्ध जो था प्लासी का युद्ध, यह इतना ज़्यादा निर्णायक सिद्ध हुआ कि ये युद्ध केवल 1.5 घंटे चला। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा में पूरा का पूरा युद्ध समाप्त, और उसमें डिक्लेयर हो गया कि कौन जीता है और कौन हारा है। ठीक है, तो इसकी सिराजुद्दौला की हार का ये प्रमुख कारण था। दूसरा कारण ये था, अगले की बात की जाए तो इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफ़र को ये आश्वासन दिया था कि तुमको अगला नवाब बना दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज यही चाहते ही थे कि कोई ऐसा हम नवाब चूज़ करें, कोई ऐसा हम राजा बनाएं जो हमारे ही कहने पर चले, यानी कि वह कठपुतली की तरह हो, जो भी हम कहें वो उसी तरीके से करे। तो वो ऐसा ही नवाब चाहते थे, इसीलिए इस रॉबर्ट क्लाइव ने इसको आश्वासन दिया मीर जफ़र को कि अगर तुम हमारी तरफ से लड़ोगे तो तुम्हें अगला नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। तो अगला जो शासक है वो मीर जफ़र को ही बना दिया जाता है। अगला जो नवाब था वो बना मीर जफ़र। ठीक है, 1757 से और 1760 तक। ठीक है, अब जब मीर जफ़र बन जाता है अगला नवाब, तो यह कुछ समय तक तो अंग्रेज़ों की कही हुई बातें करता है, और इसे कहा जाता है अंग्रेज़ों का खिदमतदार। ठीक है, खिदमतदार कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों की ही ये कही गई बातों को मानता था, केवल अपने मन से कुछ नहीं करता था। लेकिन कुछ ही समय बाद इसको भी इस पद से, नवाब के पद से हटा दिया गया, और अगला नवाब बनाया गया मीर कासिम को। ठीक है, क्योंकि ये जो मीर जफ़र था, यह कोई भी जो राजा है वह केवल किसी एक व्यक्ति की सुन के नहीं चल सकता है, उसे प्रजा में अपना भी जो सम्मान है उसको बचा के रखना होता है। तो इसीलिए यह कुछ समय बाद अंग्रेज़ों की कई बातें सुनना बंद कर देता है, इसीलिए इसको हटा करके और फिर मीर कासिम को अंग्रेज़ अगला नवाब बना देते हैं। और यह जो मीर कासिम रहता है ये 1760 से और 1763 तक रहता है। ठीक, अब जब मीर कासिम बनता है जब नवाब, तो यह अंग्रेज़ों की सारी चीज़ों को, सारे चालों को समझ जाता है। इसीलिए यह क्या करता है कि अन्य जो दूसरे क्षेत्रों के राजा होते हैं, जैसे एक राजा था शाह आलम द्वितीय, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला में और शुजाउद्दौला में कंफ्यूज ना हो, तो ये दूसरे शासक थे जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। इसने क्या किया, इन दोनों को पत्र भिजवाया और बताया कि अंग्रेज जो हैं वो हमारे सारे क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते हैं, इसीलिए इसको फिर पद से हटा करके और अगला नवाब फिर बना दिया गया मीर जफ़र को। मीर कासिम को हटा करके फिर नवाब बना दिया गया मीर जफ़र को। लेकिन मीर जफ़र ने, जो मीर कासिम था, वह अपनी जो सोचा था सारी चीज़ें उसको नहीं छोड़ा, और 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ये बक्सर बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, बक्सर का युद्ध, और ये जो बक्सर का युद्ध था यह 2 पक्षों में लड़ा गया, और एक पक्ष में थे, एक था शाह आलम द्वितीय जो अभी हमने बात की है, फिर एक और था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है, और एक अन्य व्यक्ति था जो था मीर कासिम। ठीक है, जिसने इन दोनों को पत्र भिजवाया था। और दूसरी तरफ था अंग्रेज़ों का जो हेड था, वो था उस समय हेक्टर मुनरो। यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो नाम का अंग्रेज जो था, वह अंग्रेजी
सेना का नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। और इस युद्ध में भी जीत होती है अंग्रेजों की और ये तीनों हार जाते हैं। ठीक है, इनकी डेथ नहीं होती है लेकिन ये हार जाते हैं। अगर बात की जाए, इससे पहले भी एक युद्ध के बारे में हमने डिस्कस किया था जो कि प्लासी का युद्ध। तो यही जो युद्ध है यह एक निर्णायक युद्ध था, इसको याद रखें। निर्णायक युद्ध कहने का मतलब है कि भारत में अंग्रेजी शासन को जो हरी झंडी मिली थी वह किस युद्ध के दौरान, तो वह प्लासी की युद्ध के दौरान। क्योंकि उस समय जो मेन शासक था बंगाल का सिराजुद्दौला, सबसे शक्तिशाली शासक, वही जब हार गया तो अब जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है वह आसानी से चल सकती है। तो इसीलिए इस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है। भारत में अंग्रेज़ों का इसी युद्ध के बाद दबदबा अच्छा खासा हो गया। और उसके बाद ये जो बक्सर का युद्ध है, जाहिर सी बात है यहाँ से भी अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया। लेकिन सबसे पहला जो युद्ध है प्लासी का युद्ध, उसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगली बात है, जब ये तीनों यानी कि शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम युद्ध में हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाता है, तो उस समय उसके बाद होता है 1765 में इन लोगों के बीच में एक संधि होती है जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की संधि। अब इस संधि में जो सारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं रॉबर्ट क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव, और ध्यान रखें ये रॉबर्ट क्लाइव ही है, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय के बीच, शाह आलम द्वितीय। और इसके अलावा जो भी शुजाउद्दौला था, ठीक है, उसके बीच में। और उसमें इस इलाहाबाद की संधि में किया क्या जाता है कि इसमें अंग्रेज़ों ने कहा इन दोनों लोगों से कि शाह आलम द्वितीय से और शुजाउद्दौला से कि अब जो बंगाल का एरिया है, बंगाल और बिहार और चाहे जो भी उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इससे भी जो कर वसूलने का काम होगा, जो टैक्स वसूलने का काम होगा वो हम करेंगे। यानी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से इन तीनों क्षेत्रों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार इन लोगों से क्या कर लिया, छीन लिया। यानी अब ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में हो गई, इन अंग्रेज़ों के कंट्रोल में। उसके बाद कुछ समय बाद फिर ये अंग्रेज़ क्या करते हैं कि 1765 से और 1772 तक ये लागू कर देते हैं बंगाल में डायरकी। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब है दो प्रकार का अब लोगों को टैक्स देना होगा। एक तो टैक्स देना होगा डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, यानी कि एक टैक्स ला करके देना होगा डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक टैक्स देना होगा जो उसका प्रांतीय शासक होगा। प्रांतीय का मतलब है उस क्षेत्र का जो क्षेत्रीय शासक होगा। जैसे पिछले स्लाइड में हमने बात की थी इस व्यक्ति के बारे में जो कि था राय दुर्लभ, इसको तो नवाब बना दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति को प्रांतीय क्षेत्र का शासक बना दिया गया। तो एक टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट देना होता था लोगों को, और एक टैक्स देना होता था इस प्रांतीय शासक को। उस जो टैक्स मिला होता था उसमें से ये प्रांतीय शासक क्या करता था कि 81% हिस्सा फिर कंपनी को जमा कर देता था, और बाकी जो बचता है 19% हिस्सा वह अपने पास रख लेता था। यानी कि अगर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, राजस्व की बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स मिलता है। एक तो डायरेक्टली मिलता है लोगों द्वारा, और एक दूसरा टैक्स जो है जो लोग जमा करते हैं उस प्रांतीय शासक को, उसमें से भी 81% हिस्सा मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बाकी जो 19% हिस्सा है वो प्रांतीय शासक रख लेता है। इसी समय को 1765 से 1772 को बोला जाता है भारत की लूट, यानी कि लूट ऑफ इंडिया। लूट ऑफ इंडिया, भारत की लूट, ठीक है। यानी कि इस समय इतने साल में लगभग 7 सालों में 1765 से 1772 तक अंग्रेज़ों ने भारत से बहुत ज़्यादा धन लूटा, और सारा का सारा धन लूट करके और ब्रिटेन में इसका
प्रवाह करते रहे, मतलब ब्रिटेन भेजते रहे सारा का सारा धन लूट करके। ठीक है, फिर होता क्या है कि इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और भारत को एक नियम से चलाने के लिए ब्रिटेन से एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ब्रिटेन से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और वह आ करके और 1772 ईस्वी में जो डायरकी है, जो द्वैध शासन है, उसका अंत कर देता है। यानी 1772 में यह डायरकी का अंत कर देता है और उसके बाद एक नया पोस्ट बनाता है, न्यू पोस्ट, नया पद बनाता है ये, और उस पोस्ट का नाम रखता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम लोग आज के समय में डीसी बोलते हैं, डीएम या डीसी। ठीक है, डीएम या इसी को डीसी भी बोला जाता है। यह दो तरीके से काम करता है। अगर जो जिलाधिकारी है वह किसी न्यायिक फैसले पर सुनवाई कर रहा है तो वो डीएम उस तौर पे कहा जाएगा, लेकिन वह अगर राजस्व की उगाही करता है, पैसे वैसे वसूलता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो यह नए पद की क्या करता है, स्थापना करता है और उसी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में, कि किस तरीके से कौन कौन से जो अधिनियम आए थे भारत में, सारी चीज़ें अगले क्लास में पढ़ेंगे।